स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ए टू बी टू स्टडी पर। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी E1 और E2 दोनों ही ग्रुप के स्टूडेंट को फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन रूप से पढ़ना है। दोस्तों, इसी को देखते हुए आज हम केमिस्ट्री के गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था के चैप्टर से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले हमने गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था के चैप्टर से कंप्लीट थ्योरी के पोर्शन को आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए और केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम उसी चैप्टर से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो समय ज़्यादा नहीं लेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप गैसियस स्टेट के चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे गैसों के आचरण को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था कि गैस जो है ठीक है, ये कैसा व्यवहार करते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसको समझाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप बताएंगे कि ये प्रयास किया था बर्नौली महोदय ने। ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा। बर्नौली ने सर्वप्रथम ये सिद्ध करने का प्रयास करा था कि गैस की प्रकृति कैसी होती है। बर्नौली का एक प्रमेय भी आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जैसे कि अगर कोई असंपीड्य एवं अश्यान द्रव है जो कि धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा हो तो उसके मार्ग में मिलने वाली प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग जो गैस के यानी द्रव की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये सभी जो होते हैं इनका योग जो होता है एक नियतांक के बराबर होता है। तो इसके बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, गैसों के आचरण को समझाने का सर्वप्रथम जो प्रयास करा था वो किया था बर्नौली महोदय ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन को क्या कहते हैं, तो इसे आप कहेंगे कि ये कहलाता है आपका सामान्य ताप। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर ये कहलाता है। आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन देंगे। आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे देगा, ठीक है, आपको 5 डिग्री सेंटीग्रेड दे देगा, आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे देगा, आपको एक दे देगा मान लीजिए 200 केल्विन दे देगा। तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है। दोस्तों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, जिसके लिए मैंने आपको फार्मूला एक बता रहा हूँ। C/5 इज इक्वल टू F-32, ठीक है, C/5 इक्वल टू F-32/9। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें अगर आपको C यानी सेंटीग्रेड में अगर मान दिया हुआ है तो आप इसे फ़ारेनहाइट में ज्ञात कर सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में कोई भी वैल्यू दिया है फ़ारेनहाइट में हो वो, तो आप उसे सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, तो इस पर आने वाले न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करा दिया है पिछली वीडियोज़ में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके सेम प्रकार आपसे अगला क्वेश्चन पूछा सकता है कि जब बैरोमीटर में पारा को किस लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर HG से डिनोट करते हैं। ऊंचाई 760 मिलीमीटर रहती है, तब उस वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं। जब बैरोमीटर में जो पारा है उसकी ऊंचाई 760 मिलीमीटर रहती है, तो उसे हम सामान्य ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। आपको याद रखना है 760 मिलीमीटर बैरोमीटर में जब पारा दर्शाता है तो वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर को बताता है या फिर निर्देशित करता है। तो ये आपको याद रखना ही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 760 मिलीमीटर दाब को क्या कहते हैं। तो आपने अभी अभी पढ़ा 760 मिलीमीटर जो है बैरोमीटर में अगर पारा दर्शा रहा है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर को बता रहा है। वहीं 0 सेंटीग्रेड ताप जो है वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर का आता है। तो 0 सेंटीग्रेड के लिए सामान्य ताप एवं दाब NTP पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर। ठीक है, तो 760 मिलीमीटर दाब को हम नॉर्मल टेम्परेचर पर ही और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को भी नॉर्मल टेम्परेचर यानी समान ताप एवं दाब NTP पर, यानी NTP का फुल फॉर्म से पूछा सकता है। NTP का फुल फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। पिछली वीडियो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसमें NTP और एक आपका होता है STP, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समस्थानिकों को अलग अलग करने में कौन से नियम का प्रयोग होता है। क्या आपको पता है कि समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिकों को अलग अलग करने में कौन से नियम का प्रयोग होता है? तो समस्थानिकों को अलग अलग करने में हम
गैसों के विसरण नियम का प्रयोग करते हैं। गैसों का विसरण नियम ये आपने पढ़ा है, हमने थ्योरी वाली वीडियो में बता रखा है। आपको क्या पता है कि समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, क्या आपको इनके बारे में पता है? समभारिक, समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक, ये सब चीज़ें आपको हमारी जो पहली वीडियो केमिस्ट्री की यानी परमाणु संरचना, उसमें डिटेलली बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी समस्थानिक और समभारिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस के विसरण का वेग ऑक्सीजन गैस के विसरण के वेग के कितना अधिक होता है? हाइड्रोजन गैस के विसरण का वेग ऑक्सीजन गैस के विसरण के वेग का कितना अधिक होता है? तो वो आपका 4 गुना होता है। ठीक है, याद रखना है 4 गुना होता है हाइड्रोजन के गैस के विसरण का वेग, यानी हाइड्रोजन गैस जो है उसके फैलने का जो गति होती है, जो वेग होता है, वो ऑक्सीजन की तुलना में 4 गुना अधिक होता है। तो ये आपको याद रखना है। आप ये भी जानते हैं, अगर आपसे 4-5 तत्व यहाँ पे लिख दें, जैसे कि हाइड्रोजन लिख दे, ठीक है, हीलियम लिख दे, ऑक्सीजन लिख दे, तो आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर सबसे कम वजन वाला यानी सबसे हल्की यहाँ पे कौन सी धातु या फिर गैस है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे सबसे हल्की जो गैस है वो है हाइड्रोजन। तो ये भी कारण इसका होता है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की धातु या गैस होती है। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद रखना है। एक निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। यह किसका नियम है? तो ये नियम दिया था डाल्टन महोदय ने। किसने दिया था? डाल्टन महोदय ने। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगर आप नीट एग्जाम की बात कर ले तो उसमें भी पूछा गया था, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? बताइए, ऐसी कौन सी गैस है जिसको कि स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? याद रखना है, स्ट्रेंजर गैस जो है वो जीनॉन गैस को कहा जाता है। तो जीनॉन आपको याद रखना है, जीनॉन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस के नाम जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। किस परिकल्पना के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये परिकल्पना दिया था एवोगैड्रो की परिकल्पना। इनकी परिकल्पना के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यही एवोगैड्रो की परिकल्पना कहलाती है। अगला प्रश्न है, सेंटीग्रेड ताप को परम ताप या फिर केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो अगर आपने पिछली हमारी वीडियोज़ को देखा होगा तो आप इसका आंसर चुटकियों में दे देंगे। जैसे सेंटीग्रेड ताप को परम ताप में केल्विन ताप में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि उसमें 273, ठीक है, 273 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आपको दिया है कि इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? आप इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें आप 273 जो है वो ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका 303 ये केल्विन में तापमान हो जाएगा और यही आपका केल्विन में आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है एग्जाम में। और आदर्श गैस समीकरण ये आपको याद होना चाहिए, इस पर आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण जो है वो PV = nRT होता है। क्या होता है? PV = nRT, इसे ही बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, तो आपसे ये वर्बली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, मौखिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, आदर्श गैस समीकरण बताइए। तो आपको तुरंत बता देना है कि PV = nRT जो है ये आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, तो न्यूमेरिकल हमने आपको पिछली वीडियोज में करा रखा है। गैसों के अणुओं की अंतर आणविक दूरी कम होती है अथवा अधिक होती है? गैसों के अणुओं की अंतर आणविक दूरी कैसी होती है? कम होती है या फिर अधिक होती है? दोस्तों यहाँ पे गैसों की बात की गई है, आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे कि कोई यहाँ पे अणु है, ठीक है, ये अणु कुछ है, गैस है, चाहे गैस ठोस है या फिर द्रव है, तो अगर इसके अणु काफ़ी पास होते हैं, मान लीजिए अगर इस प्रकार इसके अणु हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो ये चिपके हुए हैं तो इसको आप आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये ठोस हुआ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी के प्रकार अगर यही अणु एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, इस प्रकार है, तो इसको अलग अलग करना आसानी होता है। तो ये आपके होते हैं क्या?
द्रव के अणु, ठीक है। लेकिन अगर सेम इसी प्रकार अगर यहाँ पे अगर हम बात करें गैस के लिए, तो गैस के अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं, क्योंकि गैस जो होता है, जैसे आप अगरबत्ती की ही बात कर लें, तो अगर आप दूर कहीं सुलगाए हुए हैं अगरबत्ती को, तो आपके दूर किसी बैठे रूम में भी बैठे हुए हैं तो उसकी हल्की हल्की महक आपको आती रहती है। तो ये इसके अणु जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे गैसों के अणुओं की अंदर दूरी जो कितनी होती है, तो यहाँ पे दूरी देख रहे हैं ना, ये दूरी काफ़ी है, ये दूरी जो है वो काफ़ी अधिक होती है गैसों की बात करें तो। अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है कि ठोसों के अणुओं की अंतर आणविक दूरी कितनी होती है, तो आप लिखेंगे वहाँ पे बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पे गैसों के लिए पूछा गया है तो आप लगाएंगे अधिक, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपको बहुत अधिक दिया होता तब भी आप लगाते तो सही होता, तो अधिक होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, निश्चित ताप पर किसी गैस के लिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था, तो ये नियम दिया था बायल ने। किसने दिया था, बायल ने, ठीक है। तो बायल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किसने दिया था या फिर किसके द्वारा निकलता है, तो ये बायल के नियम से ही ये निष्कर्ष निकलता है। किसी दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब बटा घनत्व का मान नियत रहता है, यानी एक समान रहता है। यह निष्कर्ष दिया था किसने, बायल के नियम से इसका निष्कर्ष निकलता है। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या अंतर पड़ेगा। देखिए, स्थिर ताप यानी समान ताप, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसी गैस की बात की गई, किसकी बात की गई है, आप कहेंगे सर गैस की बात की गई है। गैस का आयतन जो है वो हम कम कर रहे हैं, गैस का जो आयतन है उसको हम कम कर रहे हैं, उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर क्या अंतर पड़ेगा। इसका नॉर्मल सा बात है कि अगर आप किसी गैस है उसके आयतन को कम कर रहे हैं तो उसके दाब पर क्या पड़ेगा अंतर, उसका दाब जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, दाब इसका बढ़ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दाब इसका बढ़ जाएगा। स्थिर ताप पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम किसका था, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन परम ताप यानी उसका जो परम ताप कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। तो स्थिर ताप पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम दिया था किसने, चार्ल्स के नियम ने दिया था। तो मैं ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए और इसी पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो न्यूमेरिकल की क्लासेस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा। समान ताप है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी गैस का दाब जो है वो तिगुना कर दें तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं PV = nRT, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है अगर किसी ताप अगर उसका स्थिर है, दाब को तिगुना कर दिया जा रहा है, दाब जो है, ठीक है, दाब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दाब जो है वो P है, P यहाँ पे दाब है। अब इसको हम तिगुना कर दे रहे हैं तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन भी उसका जो है उसका तिगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी तिगुना नहीं, तिहाई हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे PV = nRT होता है। अगर हम P बराबर लिखें तो P = आपका हो जाएगा nRT बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे V आपका नीचे आ जाएगा। V क्या है, वॉल्यूम है। जब इसको हम आप कर रहे हैं क्या 3 गुना कर रहे हैं तो ये जो होगा उसका तिहाई हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके डी फार्मेसी इंटेक एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो गया है, तो इसका वैल्यू अगर आप याद करें तो बेहतर होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी सामान्य दाब एवं ताप पर 22 ग्राम आपका क्या है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका आयतन क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो समान ताप एवं दाब पर 22 ग्राम CO2 के लिए उसका आयतन जो होगा वो 22.4 लीटर होगा। कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। तो ये वर्बली क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए इसकी वैल्यू को। सेम आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए अरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है। भिन्न भिन्न नियत तापों पर, ठीक है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग समान तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए अरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आइसोथर्मल्स। क्या कहलाती है, आइसोथर्मल्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आदर्श गैस जानते हैं, आदर्श गैस समीकरण मैंने आपको बता दिया है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। दोस्तों मोलरता, ठीक है, नॉर्मलता,
इस सब पे आपके क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस पर आने वाले जो न्यूमेरिकल हैं मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में करा रखा है, तो उस वीडियोज़ को आप ज़रूर ले लें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 100% उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मलता और मोलरता इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। अच्छा, अगला प्रश्न जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस ताप पर, यानी ऐसा कौन सा ताप है जिस पर सभी गैसें शून्य आयतन प्रकट करती हैं? बताइए, ऐसी कौन सा ताप है जिस पर सभी गैसें जो है वो शून्य आयतन प्रकट करती हैं? तो वो आपका होगा 273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये आपको आगे यहाँ पे डैश लिख रहा है ना, तो डैश वो आपका माइनस नहीं है, डैश है। ठीक है, तो 273 डिग्री केल्विन जो है, इस पर कोई भी गैस समान ताप पर 273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सभी प्रकार की गैसें जो है वो शून्य आयतन प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि परम ताप का मान क्या होता है? तो परम ताप का मान मैंने आपको पहले ही बता दिया है। परम ताप 273 डिग्री केल्विन, यहाँ पे केल्विन होगा। ठीक है, 273 डिग्री केल्विन। वहीं अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यह मैंने आपको पहले प्रश्न में ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव मान, यानी वह न्यूनतम, वह कम से कम टेम्परेचर, ठीक है, जो कि आपका परम शून्य ताप कहलाता है। और यहाँ पे आपसे मैं एक क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा ताप है, वह कौन सा तापमान की वैल्यू है जिस पर सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों पैमानों का मान बराबर होता है, तो याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा आता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक ऐसा वैल्यू है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर अगर आप इस वैल्यू को अगर आप केल्विन में या फिर सेंटीग्रेड में रखते हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो इतना ही आता है। कितना? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान जो है वो बराबर होता है। ठीक है, केल्विन नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। वो कौन सा टेम्परेचर है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है, इसको आप अगर आप इस फार्मूले पर रखते हैं, यानी C/5 = F-32/9, इस पर अगर आप इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन की जगह पर, यानी C की जगह पर, सेंटीग्रेड की जगह पर अगर आप -40 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी -40 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पर ही -40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान जो है वो आपस में बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बहुत से स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं होती है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी हो चुका है आज के दौर में, लेकिन आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्या है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रस्तावित किया था? बताइए, गैसों के विसरण का नियम तो वो किया था ग्राहम ने। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऊपर बता रखा था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है? यानी वास्तविक गैस का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी गैस ले लीजिए आप, ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जिस पर आदर्श गैस के समान व्यवहार करता है? आप जानते हैं आदर्श यानी आइडियल, आइडियल यानी वह स्थिति जो कि संभव ही नहीं है, या फिर उसकी सबसे बेस्ट पोजीशन जो होगी वो आदर्श कहलाती है। तो आदर्श गैस के समान व्यवहार करेगी। तो निम्न दाब व उच्च ताप, ठीक है, वास्तविक गैस अगर है, अगर उसको निम्न दाब मिल जाए और उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर मिल जाए तो वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगेगी। ठीक है, जो ये फार्मूला है ना, PV = nRT, यहाँ पे n जो है वो कांस्टेंट है, तो PV = अगर आप RT ले लें, इस फार्मूले को मैंने बहुत अच्छे समझाया है, अगर थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको PV RT इन चार जो शब्द दिख रहे हैं ना, इनसे काफ़ी चीज़ें डिफाइंड हो रही हैं। P आपका जो है प्रेशर है, V जो है ये आपका वॉल्यूम यानी उसका आयतन है, T जो है वो क्या है, तो T जो है वो आपका टेम्परेचर है, और R क्या है, तो इस R की एक वैल्यू भी होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बता रखा है, तो यहाँ पर हम समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहेंगे, आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा तार्किक प्रश्न है, जैसे कि किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख जा रही है, ठीक है, उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? बताइए। एक कमरे में आप क्या कर रहे हैं, इत्र यानी सेंट रख दे रहे हैं, कोने में रखे हुए हैं, ठीक है, और उसकी बोतल जो है वो खुली हुई है, ढक्कन नहीं लगा हुआ है उस पर। अब धीरे धीरे वो पूरे कमरे में फैल जा रही है, ऐसा क्या हो रहा है? तो ये कारण है विसरण का।
विसरण के द्वारा ही पूरे गैस जो है वो कमरे में फैल जा रही है। विसरण का नियम किसने दिया था? तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था क्या? ग्राहम ने, ग्राहम का विसरण नियम। तो ग्राहम ने ही विसरण का नियम दिया था। उसी प्रकार एग्जाम्पल ले लीजिए आप अगरबत्ती का। अगरबत्ती जो है वो आप किसी घर में पूजा के स्थान पर एक जगह लगाते हैं, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो ये विसरण के कारण ही संभव हो पाता है। घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये प्रक्रिया सेम आपके पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। गैसों का विसरण ही इसका मेन कारण है, मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, एक गैस का वाष्प घनत्व जो है वो 14 है, उसका अणु भार क्या हो? दोस्तों एक गैस है जिसका वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणु भार क्या होगा? आपको ये क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल टाइप लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि कोई फार्मूला होगा इसको सॉल्व करने का, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आप इस अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। जैसे कि देखिए, किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, किसी भी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना होता है। यानी अगर हम लिखें एक फार्मूला यहाँ पे बन जाता है, गैस का अणु भार बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए वाष्प घनत्व, यहाँ पे इंटू के 2। ठीक है, गैस का अणु भार यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अणु भार को जनरली एम से नोट करते हैं, तो एम इक्वल टू यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एम इक्वल टू वाष्प घनत्व इंटू 2, ये फार्मूला आप अपने से बना सकते हैं। किसी भी गैस का अणु भार जो है उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है। तो अब पिछले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक गैस का वाष्प घनत्व जो है वो क्या है? 14 है, उसका अणु भार क्या होगा? आपसे यहाँ पे अणु भार पूछ लिया गया है। तो एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणु भार क्या होगा? तो आपको अभी बताया गया था m इक्वल टू वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व, ठीक है, इंटू में बताया था मैंने 2। तो यहाँ फार्मूला मैंने अभी अभी बनाया है। ठीक है, ये फार्मूला मैंने अभी अभी आपके सामने बनाया है, ऐसा कोई फार्मूला है नहीं, ये आपके समझने के लिए बनाया गया है। तो m इक्वल टू वाष्प घनत्व कितना है? 14 इंटू 2 कर दीजिए, तो 28 यानी 28 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं स्टार भी बना रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि आपको याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो फार्मूला मैंने अभी अभी आपके सामने बताया है, लेकिन आपको फार्मूले नहीं, आपको इसके रूल को याद रखना है। किसी भी गैस का घनत्व जो होता है वाष्प घनत्व, तो उसका अणु भार जो होता है वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो हवा से भारी होता है, लेकिन इतना भी भारी नहीं होता है। आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड जब आप कुछ चीज़ों को जलाते हैं, ठीक है, दहन करते हैं, तो उससे जो CO2 निकलता है वो धीरे धीरे वायु के मार्ग में ऊपर उठता जाता है और ये ऊपर चला जाता है, लेकिन ये वायु से थोड़ा भारी होता है, हवा से भारी होता है, इसीलिए तुरंत ये आपका ऊपर नहीं जा पाता है। आप जानते हैं कि कभी भी वायु जो है वो गर्म होने पर सीधे ऊपर जाती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो सेम क्रिया होती है। पर ये पूछा गया है कि CO2 जो है वो हवा से कैसा होता है? तो वो हवा से भारी होता है, इसमें वजन होता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे, और ये क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव से भी रामबाण साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर एक क्वेश्चन वर्बली समझाते हुए चल रहा हूँ। गैसों की विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया गैसों की विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव न हो। समझ रहे हैं? गैसों का विसरण है, गैस जो है वो आपका, जैसे अगरबत्ती का एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे आप एक अगरबत्ती का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ये है कि अगरबत्ती जो है वो पूरे रूम में, पूरे घर में फैल जाए, तो इसका शर्त क्या है? शर्त ये है, अगर वो धुआं, वो जो अगरबत्ती से निकल रहा है उसके अणु, जो दूर दूर अणु हैं, वो अगर किसी चीज़ से आपस में रिएक्शन कर जाए तो क्या वो फैल पाएगा? क्या वो उसका विसरण हो पाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो शर्त यही है कि उनके बीच कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं हो, तभी वो विसरण हो पाएगा, अर्थात वही उसका विसरण रुक जाएगा अगर वो रिएक्शन कर जाता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी बात पे एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात क्या है? दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गैस की विसरण की दर का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो ये अनुपात आपको याद रखना है
1 संबंधे 4 यानी 1:4 का अनुपात होता है दोनों में विसरण दर का अनुपात, ठीक है, यानी उनके फैलने का दर का अनुपात होता है। जैसे यहाँ पे आप इसको समझ भी सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करी गई है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसको O2 लिखते हैं, और हाइड्रोजन जो है वो आपका H होता है। क्या होता है? H होता है। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो H2 यानी जल का निर्माण करते हैं। ये तो आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे H2O हम लिख रहे हैं, लेकिन H जो है वो हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। आप कहेंगे सर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 इंटू लिखेंगे 2 और दोनों के बीच में अनुपात पूछा गया है तो यहाँ पे रेशियो का सिंबल लगाएंगे। O यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आप कहेंगे सर 8 होता है। 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 संबंधे 8 आएगा। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे तो इसका कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आप क्या यहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर दें, यानी 2 और 8 को डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1:4 आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। अब हमें ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया है, तो समझ में अगर आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ताप एवं दबाव की समान आवश्यकताओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतनों में किसकी संख्या समान होती है? तो अणुओं की संख्या जो है वो समान होती है, ठीक है। ताप एवं दबाव जो स्थिति है वो समान है, तो गैसों के लिए बात की जा रही है, किसकी संख्या समान होगी? तो अणुओं की संख्या जो आपस में समान होगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन आपका पूछा गया है गैसीय समीकरण या फिर आदर्श गैस समीकरण PV = nRT में R क्या सूचित करता है? R क्या सूचित करता है? तो R जो है वो 1 मोल गैस को सूचित करता है। आप पूछेंगे सर मोल क्या है? तो मोल जो है वो उसकी वजन को, यानी मोल जो है उसके आयतन को डिनोट करता है। जैसे आप लिखते हैं ना कि 1 लीटर द्रव है आपके पास, 1 लीटर द्रव है, तो 1 लीटर क्या है? लीटर उसका आयतन है, 1 लीटर उसका आयतन है। उसी प्रकार यहाँ पे गैस है, तो गैस जो है इसका एक अलग ही सिंबल होगा, एक आयतन भी अलग होगा। द्रव के लिए तो आप लीटर यूज़ करते हैं, ठोस के लिए आप ग्राम यूज़ करते हैं। यहाँ पे गैस है तो गैस के लिए आप यहाँ पे R यूज़ कर रहे हैं। R जो है वो उसके 1 मोल गैस को इंगित कर रहा है। यानी अगर आप नॉर्मली कहीं R लिख दे रहे हैं ना, तो वो गैस के लिए 1 मोल गैस को डिनोट कर रहा है। 1 मोल क्या है? तो वो उसका एक वजन डिनोट करता है, उसका एक मात्रक है, ठीक है। और मोल से रिलेटेड क्वेश्चन यानी मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल इसको स्किप नहीं करिएगा, अपनी लाइफ से स्किप मत करिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पिछली वीडियोज़ में हमने इसको करा रखा है। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आखिरी प्रश्न था आज की इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन आज के जो मैंने आपको कराए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। तो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करिएगा, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों गैसीय समीकरण गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है और इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने आज करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री की श्रृंखला में हम आपको विलेन और उसके विसरण नियम यानी विलेन के बारे में, नॉर्मली आपको कहें तो विलेन के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर आपका है विलेन, तो उस चैप्टर को हम आपको सॉल्व कराएंगे, इसके थ्योरेटिकल पार्ट को, और इसके साथ साथ इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हम मेहनत करते हैं और आपको डेली वीडियोज़ भी देने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।